हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू, ये कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मीन्स कॉन्टिन्यूसली आने वाले दो पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स। टू लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। जो माइनस में सारी टर्म्स चलती हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं तो वो जो पॉजिटिव होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक। सपोज हम ले रहे हैं 4 और 5। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब इसमें सबसे पहले तो आपने इन्हीं की, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, अभी इतना नहीं, अभी पहले इतने के ऊपर हम फोकस करेंगे। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम ये लेंगे, लेट टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, ये x एंड x प्लस 1, वैसे तो ये पहले भी क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कॉन्सेक्यूटिव वाले। तो देखो, जैसे हम नॉर्मली हम क्या लेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स 4 एंड 5। अगर हमने 4 लिया है तो नेक्स्ट क्या होगा 5। अगर हमने 17 लिया है तो नेक्स्ट क्या होगा 18। ठीक है, इसी तरह। और ये फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 है ना, 4, और इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1। तो ये 17 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 1। ठीक है, तो जो भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट नंबर, ये यहाँ 17 और 18, ये नेक्स्ट नंबर हमेशा 1 प्लस होगा। अब अगर हम 18 एंड 19 लें, 18 के बाद 19, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 1। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे, नेक्स्ट नंबर उसमें प्लस 1 करके आएगा। इसलिए हमने ये लिया, एक x लिया है तो एक x प्लस 1, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी नंबर है, हमें थोड़ी पता कौन सा नंबर है। तो ये हमारा काम है कि फाइंड, उन्होंने यही बोला कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमने वो वाले फाइंड करने हैं। तो वो नंबर ये होगी x एंड x प्लस 1। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब इसके बाद क्या है, अब फिर हम आएंगे इसके ऊपर। अब वो इसके बाद नेक्स्ट कॉमा के तक हमने ये चीज़ समझ ली। इसके बाद आगे क्या कहते हैं वो, सम ऑफ। अब यहाँ पे ये कंडीशनिंग क्या दिया उन्होंने, सम, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। सम ऑफ हुज मतलब ये जो दो इंटीजर्स हैं उनके नंबरों का सम नहीं, हुज स्क्वेयर्स, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स। ऐसे सम ऑफ किसका सम, हुज स्क्वेयर्स। हुज मतलब वो जो दो नंबर है उनका स्क्वेयर करना है, फिर उनका सम करना है, फिर वो 365 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 और 19 लिए तो 18 का स्क्वेयर प्लस 19 का स्क्वेयर। ऐसे अगर 7 और 8 है तो 7 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर। अगर 4 और 5 है तो 4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर। इस तरह से। अब ये जो 5 है इसको आप वही 4 प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये मतलब क्या हो सकता है 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही बात है ना। 5 की जगह हम ये लिख दें, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है ये x और x प्लस 1 में है। ठीक है, इसलिए ये समझ गए ना आप। तो इसके अगर आपको ये सारा समझाया मैंने, अगर ये समझ आ गया तो आपको फिर ये भी समझ आया, क्योंकि सीधी जनरलाइजेशन कई बार बच्चों को नहीं समझ लगती, तो इसलिए ये मैं डिटेलिंग करती हूँ। ठीक है, ये 4 और 5, 4 का ही किया ना मैंने सिर्फ, तो ये बाकी सब का भी वही है। अगर 7 और 8 का करेंगे तो 7 प्लस इसका क्या हो जाएगा 8 का 7 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो सॉरी, और x का फिर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस इसलिए करे हैं इनके, ये 1 प्लस इसलिए करके दिखाए हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं है ना, इसलिए ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करने की बजाय, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, थोड़ी डिटेलिंग दी है। अब हम यहाँ पे करेंगे उनकी जो कंडीशन है, सेम टू सेम लिख लेनी आपने। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
क्या है, सम ऑफ whose square is 365, ठीक है। सम ऑफ whose मतलब ये जो दो नंबर है, तो ये अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस ये लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज मतलब इज इक्वल टू, और ये 365 एज इट इज़ पड़े। ओके, अब मुझे लगता है अब किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये कैसे बना, क्योंकि ये आपको डिटेल कर सीख सकते हो आप यहाँ से। इसको अगर नहीं होता क्लियर तो दोबारा आप देख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab को कई बच्चे बीच में लिखते हैं, तो वो आप देख लेना, वैसे ये ज़्यादा क्लियर रहता है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 365। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और एक्स इज इक्वल टू 365। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गए 2x स्क्वायर। अब ये 2x पहले लिख लिया मैंने, प्लस 1 ये इधर आ गया माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद करनी है हमें मिडल टर्म स्प्लिट। अब मिडल टर्म के लिए फिर हमें ऐसे भी हो जाएगी, बट हम क्या करेंगे, ये जो 2 है देखो, ये 2 ये तो है ही है कॉमन, हम इनको काट सकते हैं, और ये भी इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड ईच टर्म बाय 2। आप ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ से कॉमन 2 लेके और उस 2 को उधर 0 से डिवाइड कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ओवर 2, चाहे आप डायरेक्ट ही कर दो, प्लस 2x ओवर 2 माइनस 360 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैं आपको सारे ऑप्शंस बताती हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं, ये नहीं कि जो सिर्फ मैं कर रही हूँ वो ही ठीक है, नहीं, मैं आपको उसके साथ साथ के सारे बता देती हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 2 2 8 2 2, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो, इसको ये ऐसे भी कर सकते थे, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, और फिर ये इज इक्वल टू 0 ओवर 2 इधर आ जाता, तो ये 0 ही आ जाती। ये देखो, ये सेम बन गया ना, ठीक है। तो ये एक ही बात थी, मतलब ये रिपीट नहीं करना, ये एक तरह से यहाँ तक है। तो मैंने ये वाला जो टर्म है, ये इसकी बजाय ये यहाँ से ये इतने हिस्से की बजाय आप ये वाला भी कर सकते थे, ठीक है, कोई भी कर लो। तो ये लास्ट टर्म मतलब यही बनेगी। अब हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, अब हमारा काम मतलब कम रह गया थोड़ा, ठीक है। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडल टर्म में कौन सी है, अब हम करेंगे इधर मिडल टर्म और फैक्टर्स। फैक्टर किसके बनाने हैं हमें, 182 इंटू 1, ये 1 है, ये भी 1 है। मिडल टर्म तो सिर्फ 1 नहीं है, और ये बन गया 182 फैक्टर। अब देखो
अगर हम जिस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं आते वो तो चुप करके 1 से शुरू हो जाओ, जैसे टेबल होता है ना 1 1 ये 1 इंटू 82। अब इसके बाद 2 इंटू 182 नहीं करना। अब इसके बाद समझ लो आपने इसको 1 से डिवाइड कर देना। 1 से डिवाइड करेंगे तो 182 ही आएगा ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 1 2, ऐसे मतलब इसको डिवाइड कर करके लाना है। 3 से तो होगा नहीं क्योंकि 8 + 2 10 और 1 11, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, तो ये 4 2 8 और ये नहीं डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट। 5 से भी नहीं डिविजिबल क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा डिविजिबल, क्यों? क्योंकि 6 से कब होता है, अगर 2 से हो और साथ ही 3 से भी हो तो 6 से डिविजिबल होता है। अब 3 से नहीं था इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 7 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। 182 को 7 से डिवाइड करें तो 7 2 14, 8 - 4 4 2, 7 6 42, इस पे जा रहा है 7 इंटू 26। बट इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 नहीं आ रहा, तो इसके 7 के बाद 8 से करना पड़ेगा। 182 को 8 से करा, 8 2 16, 8 - 6 2 नहीं जा रहा। अब इसके बाद 9 से करेंगे। 182 को नहीं जाएगा ये भी, क्योंकि 9 वैसे भी 3 से नहीं गया तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं ना गया तो 3 2 6, 3 3 9 किसी पे नहीं जाएगा। 10 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 नहीं है। 11 पे चेक कर लेते हैं। वैसे 11 का ये होता है कि ऐसे एक एक नंबर छोड़ के उनको प्लस कर लेना। 2 और 1 3 और ये 8 कल्ला ही है, 8 के आगे नहीं है पेयर, तो 8 - 3 करेंगे 5 आता है, क्योंकि उनका डिफरेंस 0 या 11 22 ऐसे आना चाहिए। मतलब 9 10 11 किसी पे नहीं गया। अब इसके बाद आता है 12। वैसे तो 12 पे नहीं जाएगा क्योंकि वो 3 का वो आता है ना मल्टीपल, नहीं जाएगा। 13 पे देख लेते हैं। 13 1 13, 8 - 3 5 2, 13 4 52, इस पे चला गया। 13 इंटू 14, तो अब इन दोनों का माइनस करके 1 आ जाता है, तो हम ये वाला पेयर लेंगे, ठीक है। इसलिए देखो इसमें देर लगती है थोड़ी सी, ओके। तो ये 182 है। आप चाहो तो सीधा ही बड़ा कर सकते हो कि जैसे सीधा इसको 10 इंटू 18, पर वो तो 180 होगा, है ना, तो फिर इससे थोड़ा आगे जाके देख सकते हो। वो जो भी है ये हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हाँ 13 इंटू 14, तो हमें उसमें ये होता है कि जैसे 10 और 18, मतलब ये हो गया 10 इंटू 18 180, तो उसके आसपास फिर ऊपर नीचे हम देखते हैं 10 के बाद 11 12 13, उसको बढ़ाते जाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं, तो तब भी वहाँ से भी आ जाएगा ये 13 और 14। तो क्योंकि एकदम से अगर आप सोचोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 13 इंटू 14 वैसे भी 13 का टेबल 14 तक भी नहीं आता। 52 तक हो तो 13 इंटू 4 वो तो डायरेक्ट भी पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1x² प्लस इस 1 को क्या लिखेंगे, ये 14 माइनस 13x। इसको नहीं इकट्ठा ना फिर एक में रह जाता है, कई बार एक में लिखा जाता है, इसलिए ब्रैकेट ही लगा लो। -182 = 0। 1x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। अब क्या करना है, इन दो को लेना है, इन दो को लेना है, तो इनमें क्या कॉमन है, x, अंदर बचा 1x और प्लस इधर क्या बचा 14, यहाँ पे साइन माइनस का, इधर अब दोनों में 182 में 13 इंटू 14 था ना, तो ये 13 है तो 13 कॉमन आ गया। और बार क्या अंदर बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x, और ये बार माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन चेंज प्लस। अब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 13 इंटू ये हमने बनाए ही हैं फैक्टर्स, 14 आ जाएगा = 0। तो अब ये देखो दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। 1 × x प्लस 14 ये आ गई ब्रैकेट,
और सेकंड में ब्रैकेट में बचेगा क्या, x बचा -13 बचा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इधर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0। 1x + 14 इज इक्वल टू 0 और x - 13 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बचा, x इज इक्वल टू -14, इधर बचा x इज इक्वल टू 13। अब ये दो नंबर आ गए। अब x क्या था हमारा, x को हमने क्या सपोज किया था, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। पॉजिटिव इंटीजर्स थे ये दोनों के दोनों, पर ये तो नेगेटिव आ गया, इसलिए ये रिजेक्ट कर देना हमने। तो -14 जो है ये रिजेक्टेड, -14 इज रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और हमें तो पॉजिटिव चाहिए, आप सिंपली रिजेक्टेड भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 एंड x + 1 क्या हो जाएगा, 13 + 1 इज इक्वल टू 14। तो देयरफॉर 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, एक 13 एक 14। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 2 पॉजिटिव इंटीजर मिल गए आपको। यहाँ पे 13 और 14 करके नहीं हो जाना, इसको आगे हमें डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, और इसको यहीं से नहीं सोचना भी ये हमारा माइनस क्यों आ रहा है, ज़बरदस्ती 14 ला दो या कुछ नहीं है। यहाँ से इसके बाद आपने इसको क्लियर करना है कि ये रिजेक्ट है, इसकी वजह से फिर आगे करना है हम कंप्लीट, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन 5। 5th क्वेश्चन क्या कहते हैं, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। फिर वो तो आगे तो सिंपल है कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, सिंपल ये नहीं है कि भी ऑल्टीट्यूड तो 7 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, फाइंड द ये नहीं, फिर तो अदर 2 साइड्स कहाँ रही, अगर ये ऑल्टीट्यूड होगा हाइपोटेन्यूज हो गया और थर्ड साइड क्या बनी, बेस, फिर तो वो हम h² = p² + b² फॉर्मूला लगाएंगे और b निकाल लेंगे, पर ये इतना ईजी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बन गई। ये क्या है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जो होता है इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बस, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज, तो उन्होंने क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड इज, हम उनकी लैंग्वेज ही लिखेंगे, क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, ये सेम लिख लेंगे, हमें ABC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है, h = 13, बस ये गिवन है, सिंपल, ये 13 गिवन है। और ये ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर इससे लेस है, मतलब अगर ये सपोज 10 है तो 10 से 7 लेस करके कितना आएगा, तो ये 3 रह गया, मतलब 10 - 7 = 3। अब अगर ये 20 है तो 20 - 7 =
13, पर ये तो 13 तो खैर हो नहीं सकता क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इसलिए ये 20 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इससे तो कम ही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मतलब ये मैं एग्जांपल में भी इस तरह से, ये भी ध्यान देना आपने, बाई चांस सॉल्व करते करते आपका 13 से ज़्यादा आ जाए आंसर, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब मैं एक एक करके बना देती हूँ। अगर ये 12 है, ठीक है, तो 12 - 7 = फिर ये 5 रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर अब हमें तो पता नहीं है कितना है, हो सकता है 10 से कम 8 ही हो, फिर ये 8 - 7, फिर ये 1 नहीं रह जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, x सपोज कर लेंगे, x सपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x - 7। अब = करके ही तो हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो x - 7, ये x, ये अब हमारा काम इस पे चलेगा। तो हम क्या लेंगे, लेट बेस = x। ये समझ आ गया ना कि हमने बेस को ही क्यों x लेना है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, तो इसलिए बेस x लेना है। इसीलिए ये यहाँ करके दिखाएंगे ये सारे नंबर्स के ये लेना है बेस, और इस फिर उसमें से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सॉल्यूशन क्या, ये सॉल्यूशन ही चल रहा है हमारा, खैर। तो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल = x, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन्होंने 3 सेंटीमीटर दिया, तो आप सेंटीमीटर एक बार लिख सकते हो, ठीक है। हाँ 7 सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर है। तो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल = x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल = x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन ही है, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो अब राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इन राइट ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, h² = p² + b², ये होता है। तो हम इन सब के नीचे जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। h कितना है 13 = p कितना, p मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, इसको क्योंकि हम p यूज़ करते हैं ना, परपेंडिकुलर। 13² = परपेंडिकुलर हमारा कितना आया, ऑल्टीट्यूड कितना आया, x - 7। x - 7 जब 2 नंबर होते हैं तो होल स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है ज़रूर, ठीक है। प्लस b, बेस कितना है, बेस हमने कितना लिया, लेट बेस = x का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इनको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना कि फाइंड करना है, इधर करना, आप बिल्कुल सिंपल ये ही सिंपल फार्मूला लगाओ, उसके नीचे वैल्यूज पुट करो, जो फाइंड करना है इधर उधर करना वो हम तब की तब करेंगे, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल पहले ही शुरू में ही ना करने बैठ जाओ कुछ भी, ओके। अब है इसके बाद 13² = x - 7² + x²। चलो इसको हम खोल लें, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 = इसका a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab। अब जिसको बीच में लिखना बीच में लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस x²। अब दिस इज इक्वल टू x² प्लस 7 × 7 = 49 माइनस 7 × 2 = 14x प्लस x², ठीक है। ये x² प्लस x² क्या होगा 2x², और ये 49 को उधर भेज देते हैं, 169 - 49 और -14x। अब ये वैसे सॉल्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी पहले ही इसको ले आओ उधर, या पहले ही सारे को इधर ले आओ,
वो सब ओके है। तो 9 ये, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये आपको सिंपल है, सिंपलेस्ट है ये मैंने किया। 9 - 9 0, 6 मतलब ये इधर नंबर इधर ले आई कि नंबरों की सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगी। 6 - 4 2 और ये आ गया 120। अब दिस इज इक्वल टू वो सेम ही है 2x² - 14x। अब देखो सब जगह 2 आ रहा है ना, तो हम इसको हटा देते हैं पहले की तरह ही। या तो डिवाइड कर लो या यहाँ से कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया, x² - 7x, चाहे डिवाइडेड ईच टर्म बाय 2, चाहे सीधा काट दो यहाँ पे, वो भी ठीक है। 120। अब अगली बार में क्या हो जाएगा, 120/2 इज इक्वल टू ये x² - 7x, और ये रह गया, ये 2 काट के 60 आ गया, ठीक है। और ये देखो ये टर्म थी ना 120 इज इक्वल टू 2x² - 14x, ये आप ऐसे भी काट सकते हो। ये 2 1 2, 2 7 2 60 60 इज इक्वल टू 1x² - 7x, ये इस तरह से भी कर सकते हो। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 60 को उधर ले जाओ, चाहे इधर 0 छोड़ दो, चाहे इन सबको इधर ले आओ, उधर 0 रहने दो, लेकिन ये x² क्या इधर आके माइनस का हो जाएगा, उसके बाद आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा। इसलिए ये बेटर रहता है कि 0 इधर रख देते हैं, x² - 7x ये ऐसे ही है, 60 माइनस कर दिया। अब उसके बाद बस क्या होता है, ये 0 एक ही बात है, चाहे 0 इधर है चाहे 0, चाहे इसी को यहाँ इरेज करके ये लो, ये गई 0 उधर, ये एक ही बात होती है हमें। लेकिन ये तो पेंसिल से कर रही थी ना मैं, तो इरेज करके आपको दिखाई, इसका मतलब यही होता है, कहना का मतलब ये है। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे ये सारा एज इट इज़ ही रहेगा, और ये इधर 0, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इसलिए दिखाया था कि बस ये लो 0 यहाँ हटा के उधर रख दी, ठीक है। ये आ गया। अब ये बस वही चीज़ यहाँ पे ये करनी है, तो x² - 7x ये सेम है, और ये 60 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ऐसे नहीं सोचना कि ये तो इधर ही था, ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये हमने इधर लाया पहले, ठीक है, या इस 60 को उधर लेके गए पहले, माइनस किया, तो इसलिए ये -60 है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर उसके बाद बस ये 0 उधर रख दी। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। अब मिडल टर्म क्या है, 7, और फैक्टर किसके बनेंगे, 60 के। मिडल टर्म कितनी है, 7, और फैक्टर किसके बनने हैं, 60 के। 60 के फैक्टर वही 1 × 60, तो देखो सीधा ही दिख रहा है कि उसका तो गैप बहुत है। 2 × 30 इसका भी बहुत गैप है, और 3 × 20 ये 20 इनका गैप है 17 का। 4 × 15 अभी ये भी नहीं। अब मतलब इसको आप सीधा ही 10 × 6 भी करके देख सकते थे, पर चलो ये 2 डिजिट ही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 5 × 12 ये भी नहीं। 6 × 10 ये भी नहीं। 7 8 9 11 12 तो आ गया। अब इसमें से किसका बन रहा है ये फैक्टर, इसका 12 और 5, इसके मास इनको प्लस करके बन रहा है 17, और ये पूरे फैक्टर्स बन गए, और इसमें से हमने ये पिक करेंगे हम 12 और 5, इनको प्लस करके बनता है 17, लेकिन माइनस करके बनता है 7, तो ये वाला ले लेंगे। तो ये आ गया x² - 7 का हम लिखेंगे 12 - 5 × x - 60 इज इक्वल टू 0। x² - 12x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5x - 60 इज इक्वल, इधर नहीं साइन कोई चेंज होना, ये ध्यान रखना है, बस यहाँ तक की है ब्रैकेट तक, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ब्रैकेट खुल रही है, इसलिए माइनस बार है, इसका साइन चेंज करके प्लस हो गया, चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे माइनस × माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इन दो को और इन दो को ले लेना है, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स और उधर सेकेंड 2,
और इसमें से x कॉमन, ठीक है, अंदर बचा x माइनस 12, x बाहर आ गया, 12 रह गया, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ 5 कॉमन, क्योंकि 12 और 5 ही तो थे ना, तो 5 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x, 5 बाहर आ गया तो 12 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 सेम आ गया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही कि या तो ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये वाली ब्रैकेट 0 है, ये समझ गए ना, क्योंकि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, तो इसका मतलब होता है अगर एक ये 0 है तो 0 इंटू ये सारी टर्म इज इक्वल टू 0 हो गया, या अगर यहाँ पे 0 है तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा आंसर। इसलिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ गया x इज इक्वल टू 12। अब x क्या था हमारा, पीछे देखो, x क्या था, हमारे बेस लिया था हमने, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x। अब जो बेस है किसी की साइड है वो नेगेटिव तो नहीं ना होती, तो वो 5 सेंटीमीटर कहते हैं, हम माइनस 5 सेंटीमीटर ही ना कहते हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, बिकॉज जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द लाइन या साइड होगी, लेंथ ऑफ लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी। हालांकि ग्राफ बनाते हुए नेगेटिव में हम डालते हैं वहाँ पे वो, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे नॉर्मल लेंथ की बात जब आप करते हो कि लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, 4 किलोमीटर अगर आपने लेंथ बतानी है सड़क की, तो आप कितने किलोमीटर बताओगे, 10 किलोमीटर है, -10 तो नहीं, चाहे आप मान लो एक शहर से इस साइड जा रहे हो तो प्लस के 10 किलोमीटर और उधर से इधर आओगे तो क्या माइनस के 10 किलोमीटर बोलोगे, नहीं ना, तो वो 10 किलोमीटर ही रहेंगे, चाहे किसी भी साइड से किसी भी साइड चले जाओ, उधर से आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, तो वो 10 किलोमीटर ही रहेंगे। तो उस लाइन की जो लेंथ होती है इसलिए वो प्लस में ही काउंट होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, तो इसलिए ये माइनस, ये जो 5 है माइनस का, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम किसको लेंगे, x इज इक्वल टू 12, मतलब कि 12 है उसका बेस, तो देयरफॉर ये देयरफॉर बेस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना था, x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर उन्होंने कहा था कि फाइंड अदर 2 साइड्स, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 12 एंड 5। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था ना कि ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये 12 से 7 सेंटीमीटर कम 5 ही आएगा, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड 5 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया 5th वाला फिनिश। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, उसमें एक फैक्ट्री की बात है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब खूब सारे, आपको पता है किसी भी फैक्ट्री में खूब सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब उन प्रोडक्ट्स की प्राइस भी होगी, अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी और कितना ये होगा, ये देखो। अब जैसे ये मान लो कि ये आपके पास, ये मान लो कि ये, हालांकि ये थोड़े डिफरेंट है, अब ये मानो कि सेम प्राइस के पेन है, सपोज 10 रुपीज़ ईच है, ठीक है। तो ये कितने पेन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारे पास पेन्स हैं और 10 रुपीज़ ईच है, ठीक है। तो ये काउंटिंग कितनी, 1 2 3 4 5 6, पेन कितने हैं, नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 6,
और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे करते हैं हम फाइंड हमेशा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन की हमें पता होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू सपोज 10 रुपीज़ है और नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 6, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। सिंपली आप क्या बोलते हो 6 × 10 60। मैडम ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमें थोड़ा सा इक्वेशन में के तौर पे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेन, ऐसे लिखेंगे ना हम। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। या इसको चाहे वाइस वर्सा लिख लें, नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक ही बात है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसी चीज़ को लेके अब हमने ये क्वेश्चन करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, पेन की जगह कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कॉस्ट उसकी एक की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये ही पॉइंट है यहाँ पे अप्लाई होगा। ये थोड़ा सा मतलब दिखने में टफ लगेगा, इसलिए ये आपको बहुत इजी लग रहा है। इसी को बेस बना के हमने वैल्यूज़ उसमें पुट करनी होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम करेंगे। अब हमारा काम एक्स में चलेगा, ठीक है ना। अब अगर ये इसकी मान लो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट कुछ एक्स हो, नंबर ऑफ पेन पता नहीं कितने हैं, तो ये x माइनस 16 या ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो आपको तब भी हमें तो ये पता होना चाहिए भी नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी है, हमें बस वो उठा के मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। ये जो x और x माइनस 16 ऐसा, क्योंकि ये इसी टाइप की, इसी फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है। पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व, ठीक है, सारे पॉटरी के आपने वो घड़े वगैरह छोटे बड़े देखे होंगे, वो बन रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। देखो यहाँ तक तो सिंपल है, हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये आ गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज कितनी है, हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब 1, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये है हमारा काम, बाकी हम आगे बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से यहाँ से उठाना है क्वेश्चन, पूरा आप पढ़ते रहोगे, लाइन वाइज पढ़ी जाओ, आपको ना समझ करके वो समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से तुम्हारे काम की कौन सी वैल्यूज़ हैं और किसको उठाना है। पहली लाइन तो बस ऐसे ही है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। और आप अगर एकदम से सोचो तो ऐसे नहीं पता चलेगा, और आपने पेंसिल से ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ऐसे ही लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन ये है 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्योंकि बहुत ही लंबी हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा, 3 मोर देन ट्वाइस, अब ये काफ़ी बड़ा है, मोर देन ट्वाइस द नंबर, क्योंकि अगर आप बीच में ही सोचोगे वहाँ से ही एकदम बना लो तो इक्वेशन बनानी मुश्किल होती है बच्चों को। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, फिर बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इतना ही बहुत है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। अब कॉस्ट मोर देन
ट्वाइस द नंबर। अब इसी में कितनी है, दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगी, एक 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब दो हम कैसे लिखेंगे भी, कॉस्ट क्या है इज इक्वल टू, तो या फिर हम एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, थोड़ा हम इसको अब शॉर्टकट में लिख देंगे, वॉज का मतलब इज इक्वल टू, अब हम मैथमेटिकली अपने जो साइंस है उसके ऊपर आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर द का मतलब प्लस, अब ये फिर दो लाइनों की एक लाइन में आ जाएगी, 3 मोर देन 3 प्लस ट्वाइस को 2 इंटू लिख देती हूँ, और आर्टिकल्स प्रोड्यूस, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 3 प्लस, अब ये थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड हो गया। अब चाहो तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं आपको पूरे का पूरा ही क्लियर करके अच्छे से डिटेल्ड समझा रही हूँ। ठीक है, तो 3 प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको सोचना पड़ेगा कि ये लेट आर्टिकल्स उस दिन कितने बने, वो x है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज इक्वल टू कितने, x। ठीक है, आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, x, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, लेट कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू y, लेट कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल y, और उस दिन कितने खिलौने, वो जो पॉटरी के थे वो खिलौने छोटे हैं या बड़े हैं एक्चुअली, तो वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन 1 डे वो x हुए, तो इसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो फिर हम क्या भरेंगे, ये y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू आर्टिकल्स की बजाय क्या आ जाएगा, x। ये सारा समझाने के लिए था, लेकिन ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको यहाँ से। तो वैसे ये होता है कि भी अगर आपको बीच में से वहाँ से एकदम से मुश्किल है तो ये लिख लो साथ में, ये थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड हो गया, ऐसे करोगे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, इफ़ द टोटल, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे है, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं तो वो तो सॉल्व नहीं होगी ना, हमें और भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब आगे टोटल कॉस्ट कैसे होती है, वही जो 10 इंटू 6 पेनों की कीमत निकाली थी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो तो फाइंड तो बाद में, ऑब्वियसली जो चीज़ें हमने लेट करी हैं वही फाइंड करनी है। हम इसको लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट, ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही है सारा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, कितनी उन्होंने बताई है, 90, वॉज 90 रुपीज़ 90। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, वाज का मतलब इज इक्वल टू, इज का मतलब भी इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे होती है, ये मैंने कराया था ना यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन इंटू नंबर ऑफ पेन्स। अब ये वाला पॉइंट हम जहाँ लगा देंगे, अगर आपको जैसे ये समझ आ गया ना, तो अब इसके बाद टोटल कॉस्ट इसी वही चीज़ लगाएंगे, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट क्या है, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, नहीं तो पहले ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90। अब टोटल कॉस्ट का तो यही फॉर्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब जितने भी उस दिन के, अब हमें बार बार उस चीज़ को कि कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन और ये सब इतना नहीं, बस यही हमें चाहिए होता है टू द पॉइंट। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये आई है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है एक्स इज इक्वल टू 90। अब y इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। अब एक तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से वैल्यू इसकी x की या y की निकाल लो और उसमें पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा, ठीक है, जैसे मर्जी हम कर लें, या ये y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ पुट कर दो, चाहे वहाँ से यहाँ पुट कर दो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो y की जगह पे 3 + 2x, ये 1 आ गया ना, ये आ गया 2। y की जगह पे मैं ऐसे ही वहाँ पे लिख दूँगी फ्रॉम 1, 3 + 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। ये है फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से y फ्रॉम 1 या वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से आके यहाँ आ गई। अब इसको हम खोल लेंगे, क्या हो जाएगा 3x + 2x²। अब ये क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो खैर वही बन जाएगा, चाहे आप ये वैल्यू उधर आप पुट करके देखना यहाँ से यहाँ तक, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 90। तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, 2x² पहले लिख लेते हैं और ये 3x बाद में। अब इसके साइन नहीं चेंज करने, ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये अपने लेफ़्ट साइड में ही ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में हो रहे हैं, तो इसके साइन नहीं चेंज होंगे। 90 का होगा क्योंकि ये अपनी साइड चेंज कर रहा है। ये साइड ऐसे नहीं, इसको राइट लेफ्ट नहीं बोलते, ओके। राइट लेफ्ट बोलते जब वो इज इक्वल टू को क्रॉस करके उधर, चाहे कोई नंबर इधर से इधर आए या लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए, तब साइन चेंज होगा, उसको राइट लेफ्ट बोलते हैं, इसको सिर्फ ऑर्डर बोलते हैं। अब हमें इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी होगी। मिडल टर्म कितनी है अब इसकी, और फैक्टर किसके बनाने हैं, 90 के नहीं बनाने, 90 × 2 180 के, 2 × 90 180, ठीक है। और मिडल टर्म कितनी है 3। अब 180 का एक तो ये बनेंगे 2 × 90 ही बन गए, फिर 3 × 60 बनेंगे, 4 × तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम सीधा 10 × देख लेते हैं, क्योंकि 4 5 6 इतने का कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो नंबर है मिडिल टर्म वो सिर्फ 3 है, तो इसलिए हमें ऑलमोस्ट इक्वल जैसे नंबर्स चाहिए। तो 10 × 18, देखो अभी भी इसका नंबर जो डिफरेंस है 8 आ रहा है, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, 12 से करें, 12 × 180 को डिवाइड करते हैं, 12 1 = 12, 6 12 5 = 15, ये आ गया 12 और 15, ये ले लिया। तो इस तरह से मतलब फिर आप थोड़े थोड़े शॉर्ट आप कर सकते हो कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, ये बहुत छोटा, अगर ये नंबर बड़ा हो तो हम शुरू में ही हो सकता आ जाता है इसका। तो ये आ गया 2x² + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 - 12, 15 - 12x - 90 = 0। तो ये बन गया 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ये बन गया 2x²। अगले पेज पे ही करते हैं ये कॉमन लेने का। क्योंकि अब इसके बाद कटिंग कुछ नहीं है, इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से भी कॉमन लेना है। 2 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि वो इवन है, वो ऑड है, कोई नंबर नहीं है। x² और x में से कॉमन क्या है, x, अंदर क्या बच जाएगा 2x + ये 15 एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे ये माइनस है, 12 और 90 में से क्या आएगा कॉमन, 12x और 90 में क्या बनेगा
2 6 ज़ा 2 45 ज़ा 3 2 ज़ा 3 15 ज़ा। तो ये क्या बच गया 2, या तो मतलब इनका आप 12 और 90 का ये ऐसे ही निकाल सकते हो HCF। 2 6 2 45 3 2 ज़ा 6 3 15 ज़ा। जब तक कॉमन निकल रहे हैं तब तक, तो ये बन गया 6 कॉमन, ठीक है, x नहीं है। और अंदर क्या बचेगा, ये 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, और इस 12 की जगह पे क्या बच रहा है 2, तो यहाँ पे आएगा 2x। और ये बार माइनस है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो 90 की जगह पे क्या बच रहा है 15, ये 6 इधर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। तो क्या बचे, अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, 2x प्लस 15, अंदर ब्रैकेट में बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों में से ब्रैकेट में इधर दिस ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0, और उसके बाद फिर हम दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2x इधर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 2, और ये क्या बन गया, ये समझ आ गया पूरा। और इधर क्या बने, x इज इक्वल टू 6। अब x क्या था हमारा, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे x था ना, तो वो माइनस 15 ओवर 2 तो नहीं ना हो सकता। आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 15 over 2 is rejected। रिजेक्ट के मैं आपको रीजंस दे रही हूँ हर बार, क्यों रिजेक्ट करना है। इन दो में से अगर रिजेक्ट करना पड़ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार होगा रिजेक्ट, नहीं भी होगा कई बार, ठीक है। इसमें ये रिजेक्ट हो गया है, तो therefore x इज इक्वल टू 6 जो है वो हमारा आंसर होगा। therefore x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसका टोटल कॉस्ट क्या थी हमारी 3 प्लस 2x, ये 3 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 6, 3 प्लस 12, ये आ गया 15। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 15, नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 6, तो ये आ गया आंसर इज इक्वल टू, मतलब 6 एंड 15, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कितनी आएगी, ये ₹15, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और ये y भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, ऐसे ये सारा कुछ इसमें से ये 6 15 ये आ गया। 6 मतलब आर्टिकल्स हैं, वो जो घड़े घुड़े जो भी चीज़ें ऐसे करके उन्होंने बनाई है, गिलास बनाया है, कटोरी बनाई है, मतलब सबकी कॉस्ट, चाहे घड़े घड़े बनाए हैं सबके, ऐसे ऐसे कर करके जैसा जैसा भी बनाया है, तो ये 6 हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। कटोरी भी हो सकती है, कुछ भी ऐसे 4, 2 और बना देते हैं, ठीक है। ये लो 6 बन गए, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, मतलब 6 आर्टिकल्स बने हैं और कॉस्ट उनकी सेम थी सबकी, तो ये आ गया, और टोटल कॉस्ट आ गई ₹15।
ऐसे करके ये हमारा होता है क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, बताइए कहाँ से कर रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।